So this is question number 15.13 from the NCERT book। तो इसमें आप देखो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आपको ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 cos 3x साइन 10 πt। देखो स्टैंडिंग वेव बनेगी या ट्रैवलिंग वेव, तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें या तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होना चाहिए, इसमें मैक्सिमम यहाँ पे प्लस डेल्टा हो सकता है या कॉस हो। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो आप 3 साइन, अब इसमें के की वैल्यू 5 हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू 0.5। तो ये एक ट्रैवलिंग वेव है। और इसको देखें तो ये भी एक ट्रैवलिंग वेव है। और ये वाला जो y है, जो कि इन दोनों का सम है, ये दो ट्रैवलिंग वेव्स की सुपरपोजिशन है। ठीक है, सुपरपोजिशन मीन्स एक ट्रैवलिंग वेव इस तरफ जा रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में, और जो दूसरी ट्रैवलिंग वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अगर दूसरी ट्रैवलिंग वेव भी इसी के साथ उठे और नीचे जाए फिर तो वो दोनों फेज में हो जाएंगी, पर ये दोनों फेज में नहीं है। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं है कैसे है, तो इन दोनों को ऐड करके एक नई ट्रैवलिंग वेव बन जाती है सुपरपोजिशन से, वो हमने सीखा है। तो वो तो अभी हम इस पार्ट में डील करेंगे बाद में। पर पहले आप इसको देखिए, ये ट्रैवलिंग वेव जैसी तो बिल्कुल नहीं है, पर ये क्या स्टेशनरी वेव जैसी लग रही है, अब हमें ये पूछना चाहिए। तो हमने इस तरीके की वेव्स को लेकर, जो कि आइडेंटिकल वेव्स हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव स्पीड सब सेम है, तो इनकी सुपरपोजिशन से ये वेव बनती है। और हमने कहा कि इसको स्टेशनरी वेव हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो जहां जहां पर साइन के एक्स की वैल्यू 0 आएगी, मतलब जहां पे के एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, वहां पे तो नोड्स बनते हैं, नोड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जहां पे के एक्स की वैल्यू 1 होती है, यानी कि या +1 या -1 दोनों ले सकते हैं, जहां पे इसकी वैल्यू +1 या -1 होती है, वहां पे एंटी नोड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनते हैं। तो के एक्स +1 - 1 कहाँ होता है, जब के एक्स को हम n+1/2 टाइम्स पाई कर दें तो के एक्स -1 होता है, तो +1 और -1 होता है, तो वहां पे एंटी नोड्स यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग आएगी। तो ये हमने पढ़ा है पहले। अब इसके अंदर भी सेम फीचर्स है, जहां पे cos 3x 0 हो जाएगा, वहां पर तो एंटी नोड्स, वहां पे तो नोड्स बन जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की, जब ये को वहां पे परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी। तो ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे 3x जो है वो n+1/2 टाइम्स हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो आप इस 3 को चाहे यहाँ ला के देखो। अब आगे इसमें आप वैल्यूज लेके देख लेना। एक n की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ तो x आएगा π/6, इसमें x को π/6 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये वो सब पॉइंट्स हैं जहाँ पे cos 3x 0 हो जाएगा और नोड्स बन जाएंगे। और ऐसे ही cos 3x अगर +-1 बने, मतलब 3x जो है वो n टाइम्स पाई के इक्वल आ जाए, तो वहां पर आपके पास एंटी नोड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक स्टेशनरी वेव है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दिस इज द स्टेशनरी वेव। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये as t approaches infinity this will approach infinity, so this is not an acceptable wave function, so that is why it cannot be any wave, so it cannot be any wave for stationary wave, this cannot be any wave। ये दो साइनसॉइडल्स की सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन मतलब हमें मालूम है कि दो वेव की अगर हम सुपरपोजिशन करते हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं। ये वेव सेम फ्रीक्वेंसी की है, सेम इसकी वेवलेंथ है, वेव स्पीड भी सेम है, बस एक फेज डिफरेंस है। तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे इन्होंने साइन फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस। तो कंपेयर करने के लिए कि इनका जो फेजेस हैं, इसमें देखने से फेजेस सेम लग रही हैं दोनों की, फेज ये पूरा एंगल होता है यहाँ पे। लेकिन अगर इसको मैं साइन की टर्म्स में लिखूंगा तो ये साइन की टर्म्स में ऐसे आ जाएगा, क्योंकि साइन π/2 प्लस समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट समथिंग, तो ये कॉस की फॉर्म में दिया हुआ है। अब इन दो साइनसॉइडल्स को कैसे ऐड करते हैं, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं 3 यूनिट्स का, और इसको ड्रॉ करते हैं 90 डिग्रीज के एंगल के ऊपर 4 यूनिट्स। तो इस डायग्राम में ये छोटा लग रहा है बट इट डज नॉट मैटर मच, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और फिर पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों को ऐड करें, वैसे तो ये वो वाला फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab 3 × 4 cos 90, लेकिन क्योंकि cos 90 हुआ तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया पाइथागोरस से 5। ठीक है, तो 5 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। और ये एज सच यहाँ पे आता है, ये हमने सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि इन दोनों साइनसॉइडल्स को ऐड कैसे करते हैं। और फिर यहाँ पे जो डेल्टा आती है फेज, मतलब इस ओरिजिनल वेव के साथ रिजल्टेंट कितने एंगल पर है, टैन डेल्टा। तो टैन डेल्टा हमारे पास 4/3 आ जाएगा।
तो ये आप सुपरपोजिशन वाला आर्टिकल पढ़ लेना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, उसमें हमने सारा डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है। तो उससे हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव आ गई। तो ये तो एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आई। तो मतलब दो वेव्स जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं विद अ फेज डिफरेंस, वो एक नई ट्रैवलिंग वेव देगी, बिकॉज ये इजियर था इनको ऐड करना क्योंकि वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी सेम थी। अब आप ये लास्ट वाला पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा, इस हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड भी है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ ये मानना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे। इवन नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस तरीके की मैथमेटिक्स पूरी नहीं की होती है। तो ये एक स्टेशनरी वेव है ऐसी, इसको तो हम दो साइनसॉइडल वेव्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और अदरवाइज वो आइडेंटिकल है, उसके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस दिस वेव ऑल्सो एज अ सम ऑफ टू साइनसॉइडल वेव्स विच आर आइडेंटिकल एंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे फोर साइनसॉइडल्स हो गई, इसके अंदर इन ऑल फोर अलग अलग साइनसॉइडल वेव्स आएंगी जिनको ऐड करके वाई की वैल्यू आ रही है। लेकिन अब आप देखो, अगर सिर्फ ये होता, ध्यान से सोचो, अगर सिर्फ ये होता तो जहां जहां पे cos x 0 होता वहां नोड आ जाता, और जहां जहां cos x +-1 होता वहां पे एंटी नोड आ जाता। जब सिर्फ ये होता, सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन होती, ये होता ही नहीं इसमें y में, तो जहां जहां पे cos 2x 0 आ जाता वहां वहां नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनता, जहां जहां cos 2x 1 होता वहां वहां पर एंटी नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनता। लेकिन अब ये जब दोनों एक साथ हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो कंपोनेंट वेव्स की, जो हम अगर साइनसॉइडल के सम में फॉर्म में लिखें, तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो यू कैन ब्रेक दिस अप एंड राइट इट एज अ सम ऑफ टू साइनसॉइडल्स। इनफैक्ट ये मैंने किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे किया था। तो ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। cos x cos t को हम ऐसे लिख सकते हैं, और cos 2x sin 2t को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फोर अलग अलग साइनसॉइडल्स आ गई। लेकिन आगे जब इन फोर साइनसॉइडल्स को हम ऐड करते हैं, जैसे कि हम इन सबको चारों को यहाँ पे ऐड करके लिख दे, तो देन इट कैन नॉट आइदर लीड टू अ ट्रैवलिंग वेव और इट कैन नॉट लीड टू अ स्टेशनरी वेव। ट्रैवलिंग वेव मतलब हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव नहीं बनेगी, वेव तो किसी फॉर्म की बनी जाएगी लेकिन हार्मोनिक नहीं बनेगी और स्टेशनरी भी नहीं बनेगी। तो स्टेशनरी वेव नहीं बनने की कई सारी इसमें हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि क्यों नहीं बनती है, तो उसको कई तरीके से व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, आपके पास यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम एक तो इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, साइन और यहाँ पे कोई 2x या x आ जाए और एक फंक्शन ऑफ t आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे cos x है और ये एक फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। cos x है और एक फंक्शन ऑफ t है। तो cos x जहाँ जहाँ पे cos 3x 0 होगा वहाँ वहाँ पे आपके पास नोड्स बन जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसे नोड्स और एंटी नोड्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसको हम ना तो ऐसे लिख सकते हैं साइन और यहाँ पे 2x या 3x आ जाए और एक फंक्शन ऑफ t आ जाए, ताकि इसको हम 0 के इक्वल कर दें और इसको हम 1 कर दें तो एंटी नोड बन जाए, या 0 कर दें तो नोड बन जाए। ना ही हम इसको कॉस की टर्म्स में ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी। और एक और चीज देखो कि कुछ स्टेशनरी वेव में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट परमानेंटली 0 बना रहता है, और जो बाकी पॉइंट्स होते हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट परमानेंटली 0 नहीं है, वो उनका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऐसे ऐसे हार्मोनिकली चेंज करता है। लेकिन इसमें अगर हम इन दोनों वेव्स को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों वेव्स को ऐड करते हैं, तो आप देखो, जब आप इन दो वेव्स को ऐड करते हो, इन दो वेव को ऐड करते हो, तो किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो हार्मोनिकली वेरी नहीं करता। मतलब उसमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी से वो हार्मोनिकली वेरी नहीं करता। वाई कोऑर्डिनेट वेरी तो करता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अगर हार्मोनिकली वेरी करे तो किसी भी पॉइंट का, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, मान लो ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो अब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैसे चेंज करेगा, उसमें एक ये फ्रीक्वेंसी एक ये फ्रीक्वेंसी, और दो साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करते हैं, अगर वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो वाई की वैल्यू हार्मोनिकली चेंज नहीं करेगी। और स्टेशनरी वेव में हर पॉइंट की वाई की वैल्यू हार्मोनिकली चेंज करती है, लेकिन हर पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग होता है स्टेशनरी वेव में। और लेकिन सारे पॉइंट्स देखो, सारे पॉइंट्स क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं स्टेशनरी वेव में। लेकिन इसमें जो अलग अलग पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग के, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, तो स्टेशनरी वेव जैसी फीचर्स नहीं आएंगी। बिकॉज जब वो एक साथ ऊपर नीचे नहीं जा रहे, स्टेशनरी वेव में क्या होता है, जब एक पॉइंट, ये पॉइंट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है
तो ये वाला पॉइंट भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और ये नोड है, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 0 है। थोड़ी देर के बाद जब स्ट्रिंग ऐसे आ जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, ये भी अपनी दूसरी पे आ जाएगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हार्मोनिकली चेंज नहीं करेगा। हम इसको चाहें तो किसी सॉफ्टवेयर प्लॉट करने के ग्राफ से प्लॉट भी कर सकते हैं कि हम एक्स की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लें, जैसे कि π/6, और हम इसमें ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसमें दो हार्मोनिक टर्म्स आएंगी। तो अलग अलग पॉइंट्स की जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, अलग अलग पॉइंट के जो वाई के ऑसिलेशन का पैटर्न आएगा वो अलग आएगा। पहली बात तो किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हार्मोनिकली वेरी नहीं करेगा, बिकॉज अलग दो फ्रीक्वेंसीज है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो कि दो फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करते हैं तो किस तरीके के पैटर्न्स इमर्ज करते हैं, वो अगर हम देख लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो आप देखो, ये एक ब्लू वाला जो कर्व है ये एक पर्टिकुलर साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी है, ये ग्रीन वाला एक और, ये कुछ अलग साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इस तरीके का पैटर्न बनता है। तो अब ये साइनसॉइडल नहीं है, मतलब ये हार्मोनिक कर्व नहीं है। दिस इज द सम ऑफ टू हार्मोनिक्स, यू कैन से। तो अब आप कहेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे यही फर्क पड़ता है कि सभी पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं करेंगे और एसएचएम नहीं करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये इस केस में ना तो ये ट्रैवलिंग वेव है, ना तो ये हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव है, और ना ही ये स्टेशनरी वेव है। किसी तरीके की वेव हो जाएगी, डिस्टरबेंस ट्रैवल करती रहेगी, स्टेशनरी वेव तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंटली ओके। और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया।